भारतीय क्रिकेट के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों मैदान से बाहर हैं, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्शन को लेकर और अब वोटर लिस्ट में नाम को लेकर शमी चर्चा में है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर इलेक्शन कमीशन की ओर से SIR अभियान चलाया जा रहा है और मोहम्मद शमी इसी वजह से चर्चा में लौटे हैं। उन्हें इलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिस भेजा गया है। दावा है कि मोहम्मद शमी अपने पैतृक गांव अमरोहा के अलावा पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग करते हैं, माने दो जगह, जो गैर कानूनी है। आरोप सिर्फ यही नहीं है, मोहम्मद शमी चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया से संबंधित प्रोजेनी मैपिंग और सेल्फ मैपिंग में भी फंसे हैं अपने भाई मोहम्मद कैफ के साथ, जिसके कारण पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को नोटिस भेजा है और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए दोनों को तलब किया है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। प्रोजेनी मैपिंग और सेल्फ मैपिंग क्या है ये भी बताते हैं, साथ में शमी से जुड़े कुछ पुराने विवाद भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को नोटिस के पीछे का कारण है मतदाता सूची का रिन्यूअल, जो पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। इसके तहत 2002 की पुरानी मतदाता सूची के आधार पर मौजूदा मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। शमी और उनके भाई कैफ के मामले में मुख्य समस्या उनके द्वारा भरे गए एन्यूमरेशन फॉर्म में पाई गई गड़बड़ियां हैं। क्या गड़बड़ियां पाई गई हैं? प्रोजेनी मैपिंग और सेल्फ मैपिंग से जुड़ी टेक्निकल गड़बड़ियां पाई गई हैं। आपको बता दें कि एन्यूमरेशन फॉर्म SIR के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी किए जाते हैं, जिसे BLO घर घर जाकर भरवाता है। इस फॉर्म में नागरिक का नाम, उसके पेरेंट का नाम समेत उसकी पहचान भरवाई जाती है ताकि उसका वोट सुनिश्चित हो सके। इसी में एक टर्म है प्रोजेनी मैपिंग। इसमें वर्तमान मतदाता का नाम पुरानी मतदाता सूची से मिलाया जाता है, 2002 की मतदाता सूची से। इस सूची में मतदाता के माता पिता, दादी दादा या अन्य संबंध जोड़कर नाम सुनिश्चित किया जाता है। अगर वर्तमान मतदाता उस वक्त नाबालिग था या सूची में नहीं था तो उसके परिवार के सदस्यों के नाम से उसकी पहचान जांची जाती है। इसी तरह सेल्फ मैपिंग होती है। इसमें भी वर्तमान मतदाता का नाम पुरानी सूची यानी 2002 की सूची से सीधे मैच किया जाता है। हालांकि ये सेल्फ मैपिंग उन मतदाताओं के लिए लागू होती है जो उस समय वोटिंग की उम्र 18 या उससे ज्यादा के थे या फिर उनका नाम 2002 से पहले की सूची में दर्ज थे। इन्हीं दोनों टर्म प्रोजेनी मैपिंग और सेल्फ मैपिंग में मोहम्मद शमी के साथ गड़बड़ी की बात कही जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से आदेश है कि शमी को दक्षिण कोलकाता के जादवपुर इलाके में स्थित काटजू नगर स्कूल में सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारी माने AERO के सामने पेश होना पड़ेगा। मोहम्मद शमी कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 93 के तहत रास बिहारी विधानसभा क्षेत्र में एक वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। हालांकि वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा के निवासी हैं और लंबे समय से क्रिकेट करियर की वजह से कोलकाता में रह रहे हैं। यहाँ यह गौर करने वाली बात है कि शमी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमरोहा स्थित अपने पैतृक गांव में वोट किया था, जबकि अब वे बंगाल की मतदाता सूची में भी शामिल हैं, जो इस विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उभरता है कि क्या मोहम्मद शमी या उनका परिवार कोई धोखाधड़ी कर रहा है? तो आधिकारिक तौर पर अभी तक ऐसा कोई प्रमाण या बयान सामने नहीं आया है जो इसे फ्रॉड करार दे। चुनाव आयोग का यह नोटिस केवल फॉर्म में पाई गई तकनीकी खामियों और सत्यापन की प्रक्रिया का हिस्सा है। यह प्रक्रिया बंगाल में बड़े पैमाने पर चल रही है और शमी के अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद और अभिनेता देव दीपक अधिकारी, कवि जॉय गोस्वामी और अभिनेत्री लावनी सरकार जैसी कई अन्य हस्तियों को भी इसी तरह के नोटिस भेजे गए हैं। इस मामले ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है, जहां सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस इसे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न बता रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार फर्जी मतदाताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि शमी वर्तमान में राजकोट में बंगाल की टीम के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, जिस कारण वे 5 जनवरी को तय की गई सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी क्रिकेट समस्याओं की जानकारी दी, जिसके बाद उनकी सुनवाई को 9 से 11 जनवरी 2026 के बीच के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। यह तो रही मोहम्मद शमी के साथ चल रही मौजूदा वक्त के विवादों की बात, मगर हर कोई इससे वाकिफ है कि शमी का करियर और विवाद एक साथ ही चले हैं, फिर चाहे वो उनका करियर हो या फिर व्यक्तिगत जीवन। इसमें शमी के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया पूर्व पत्नी हसीन जहां के साथ उनके विवाद ने। साल 2018 में यह विवाद तब सार्वजनिक हुआ जब हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा, शादी से अलग संबंध और यहां तक कि मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि BCCI की जांच में मैच फिक्सिंग के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद पाए गए और उन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन घरेलू हिंसा और गुजारा भत्ते का मामला
मामला अदालतों में खिंचता चला गया। हाल ही में इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब हसीन जहां ने गुजारे भत्ते की रकम बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोलकाता हाई कोर्ट ने पहले शमी को अपनी पत्नी के लिए 1.5 लाख रुपए और बेटी के लिए 2.5 लाख रुपए हर महीने माने कुल 4 लाख रुपए देने का आदेश दिया था। हसीन जहां ने इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या 4 लाख रुपए की राशि पर्याप्त नहीं है। शमी ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि ये विवाद उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी और इस दौरान उन्हें मानसिक रूप से इतने दबाव का सामना करना पड़ा कि उनके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे थे। शमी के साथ जुड़े विवाद केवल उनकी निजी जिंदगी तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि खेल के मैदान और सोशल मीडिया पर भी उन्हें अक्सर निशाना बनाया गया है। धार्मिक कट्टरता और ट्रोलिंग का सामना उन्हें कई बार करना पड़ा। एक बार मैच के दौरान रमजान के महीने में जूस पीते हुए उनकी एक वीडियो वायरल हो गई थी, जिस पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। इस पर शमी ने बहुत ही तार्किक जवाब देते हुए कहा था कि एक खिलाड़ी के देश के नागरिक के तौर पर उनकी पहली प्राथमिकता देश के लिए खेलना है और उनके धर्म में भी ऐसी परिस्थितियों में रोजा बाद में रखने की छूट दी गई है। इसी तरह जब वे पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हैं तो सीमा पार से उन पर और उनकी गेंदबाजी पर अजीबोगरीब आरोप लगाए जाते हैं। पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ियों और सोशल मीडिया हैंडल द्वारा यह दावा किया गया था कि भारतीय गेंदबाज ऐसी गेंदों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई चिप लगी होती है। शमी ने इन आरोपों को जलन का नतीजा बताते हुए खारिज किया और स्पष्ट किया कि गेंद का चयन अंपायरों द्वारा किया जाता है और इसमें किसी भी तरह की तकनीक या उपकरण का इस्तेमाल असंभव है। शमी के करियर में उनकी फिटनेस और चयन को लेकर भी विवाद और अनिश्चितता बनी रही है। साल 2015 के विश्व कप के दौरान वे अपने करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। उनके घुटने में गंभीर चोट थी जिसे कार्टिलेज क्रैक कहा गया। फिर भी वे हर मैच में पहले इंजेक्शन और पेन किलर लेकर देश के लिए खेलते रहे। उन्होंने खुलासा किया था कि मैच के बाद उनके घुटने से 50 मिलीलीटर तक पानी या फ्लूइड निकाला जाता था और वे 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और टीम को सेमीफाइनल तक ले जाने में मदद की। मौजूदा वक्त में भी शमी की फिटनेस सेलेक्टर्स के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया क्योंकि बीसीसीआई के अनुसार वे अपनी फिटनेस को लेकर खुद पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। हालांकि पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान जैसे जानकारों का मानना है कि शमी पहले ही घरेलू मैचों में काफी ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं और उन्हें अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। इन सब से इतर कई बार मोहम्मद शमी अपनी फिटनेस पर उठ रहे सवालों का खुद भी जवाब दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने बगैर नाम लिए चीफ सेलेक्टर्स अजीत अगरकर पर निशाना साधा है और कहा है कि उनका काम सिर्फ खेलना है और फिटनेस टेस्ट देना है। बावजूद इसके उन्हें नहीं चुने जाने पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या मोहम्मद शमी का करियर खत्म हो गया। दूसरी ओर अब शमी कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि शमी के जीवन और क्रिकेटिंग करियर की गाड़ी कब ट्रैक पर आती है। शुक्रिया।